वेलकम टू योर ओन चैनल अरोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो क्लास 6 या एनसीईआरटी का मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसी में एक चैप्टर है इमारतें, चित्र या पेंटिंग और किताबें। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर इनका इतिहास में क्या रोल है। सर्वप्रथम अगर हम इमारतों की बात करें तो इस चैप्टर में जो पहला चीज मेंशन किया गया है वो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, आयरन पिलर है, उसके बारे में मेंशन किया गया है, जो कि माना यह जाता है कि गुप्त पीरियड में उसको यहाँ स्थापित किया गया और उस पर चंद्र लिखा गया है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि ये चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का राजा था वो उसी के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें अभी तक कोई रस्टिंग नहीं हुई है, जंग नहीं लगा है। इतने सालों के बाद भी आज भी वो उसी रूप में है जिस रूप में उसको यहाँ स्थापित किया गया था। हालांकि अभी जो रिसर्च हुए हैं उससे ये पता चल रहा है कि उसका जो रूट है वहाँ थोड़ी बहुत रस्टिंग शुरू हो गई है, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है इसमें रस्टिंग नहीं होना कि गुप्ता पीरियड में जो धातु विज्ञान है या रसायन विज्ञान है वो बहुत ही डेवलप हो गया था। हालांकि इसकी चर्चा क्लास 6 में नहीं है, लेकिन ये आपके जानने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी चर्चा की गई है। दूसरा, जो इमारतों की चर्चा की गई है उसमें स्तूप की और मंदिरों के बारे में बताया गया है कि उसका निर्माण किस प्रकार होता था और उसके क्या उद्देश्य होते थे। सबसे पहले स्तूप के बारे में जो बताया गया है, जो एक गुंबदाकार एक टीला होता था जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता था। उस स्तूप में नॉर्मली एक पेटी होती थी जिसको मंजूषा भी कहते हैं। उस पेटी में कुछ न कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीज रखे रहते थे, जैसे कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो लोग थे, उनके दांत हो या उनकी हड्डी हो या राख हो या कोई कीमती चीज, कोई कीमती स्टोन उसमें रखे रहते थे। और उसी मंजूषा के ऊपर फिर मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता था। तो ऐसे स्तूप को बनाने की शुरुआत हुई। बाद में उस मिट्टी के टीले के ऊपर ईंटों को लगा दिया गया और फिर बाद में वो और खूबसूरत बना दिया गया, उसको गुंबद नुमा बना दिया गया, उसमें अच्छी अच्छी चित्रकारी बना दी गई, उसको खूबसूरत बना दिया गया, फिर पत्थर भी लगा दिए गए। तो इस तरह से स्तूप निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ठीक इसी प्रकार हम गुप्ता पीरियड में देखते हैं कि मंदिरों के निर्माण का कार्य भी शुरू होता है। खास करके विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सभी देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण होने लगता है और मंदिर बनाए जाते हैं। ये जो स्तूप हैं वो हमको गोलाकार और चौकोर आकार में भी, बड़े आकार में भी, छोटे आकार में भी हमको प्राप्त होते हैं। और ये एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल माना जाता है। अब इन मंदिरों का या स्तूपों का जो निर्माण होता था उसके बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा की गई है कि इसका जो निर्माण है वो बड़ा ही एक कॉस्टली कार्य था, जो सामान्य लोग इसका निर्माण नहीं करवा सकते थे। तो नॉर्मली राजा रानी ही इसका निर्माण करवाते थे, इसके लिए वो पैसा देते थे और इसकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती थी। सर्वप्रथम ये निर्धारित किया जाता था कि स्तूप को बनाने के लिए या जो मंदिर बनाना है उसके लिए कहाँ से पत्थर मिलेगा और उसको फिर निर्धारित स्थान पर जहाँ भी स्तूप बनाना हो, जहाँ भी मंदिर बनानी हो, वहाँ उसको पहुँचाया जाता था। फिर जो कारीगर होते थे वो अपने हिसाब से, अपने कारीगरी के हिसाब से पिलर का निर्माण करते थे, फर्श का निर्माण करते थे, दीवारों और चौखटों का निर्माण करते थे, छत का निर्माण करते थे और फिर उसको निश्चित जगह पे व्यवस्थित किया जाता था, जो बड़ा ही कठिन काम था और बहुत ही कुशलतापूर्वक इसको किया जाता था। इसके निर्माण में जो भी खर्च आता था कोई राजा या रानी देते थे और कारीगर जो होते थे उनको उसके लिए उचित जो मेहनताना है वो दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही
कठिन और कलापूर्ण कार्य था और इस प्रकार से मंदिरों का और स्तूपों का निर्माण किया जाता था। अब ये जो स्तूप हैं या मंदिर जो हैं, उनके निर्माण के लिए खर्च राजा रानी तो देते थे, इसके अलावा जो भी भक्त थे वो उपहार स्वरूप बहुत कुछ देते थे। जैसे एक प्रमाण मिला है कि एक हाथी दांत का कार्य करने वाले व्यवसायी जो थे, कारीगर जो थे, उन लोगों ने बहुत दान दिया था स्तूप के निर्माण के लिए। तो लोगों का भी सहयोग प्राप्त होता था। राजा रानी तो अपनी तरफ से देते ही थे और जो भक्त जन थे या जो अमीर वर्ग था वो भी चढ़ावे के रूप में वो दान देता था और उससे भी इसका निर्माण कार्य होता था। अब जहाँ तक स्तूप की बात है, स्तूप जो है उसमें परिक्रमा करने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता था जिसको एक रेलिंग के द्वारा घेर दिया जाता था और उस रेलिंग में एक द्वार होता था प्रवेश के लिए जिसको वेदिका कहते थे और जो रेलिंग है उसको बहुत कलात्मक रूप से सजाया जाता था। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें हैं उसको उकेरा जाता था। ठीक उसी तरह से मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर का जो मुख्य अंग है वो गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता को स्थापित किया जाता था और वहीं पर जो भी पुजारी होते थे वो पूजा करवाते थे। गर्भगृह इतना महत्वपूर्ण होता था उसको दिखाने के लिए, जैसे भीतरी में जो मंदिर मिला है उस पर एक बहुत ऊंचा टावर बनाया जाता था जिसको शिखर कहते थे। तो शिखर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई जिसको बहुत ही खूबसूरत और ऊंचाई उसको खूबसूरत और ऊंचा बनाया जाता था। तो ये एक मंदिर का मुख्य अंग हो गया। इसके अलावा एक मंडप होता था मंदिर में जहाँ लोग एक साथ एकत्रित होते थे। कोई सभा वगैरह हुई तो वहाँ सभा आयोजित की जाती थी और लोग वहीं एकत्रित होते थे। तो ये मंदिर के निर्माण का और उसके विभिन्न अंग है। तो जिस तरह से स्तूप के अंग है प्रदक्षिणा पथ, वेदिका, रेलिंग, उसी तरह से मंदिर के भी ये गर्भगृह और शिखर और मंडप अंग हैं। अब आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे कि उत्तर भारत में नागर स्टाइल और दक्षिण भारत में द्रविड़ स्टाइल में मंदिर बनते थे। तो मंदिरों के लिए उपहार या दान देते थे, वहाँ के रेलिंग्स पर उनके नाम भी लिखे जाते थे, खोद दिए जाते थे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती थी। अब मंदिर के बाद चित्रकला की बात की गई। गुफाओं को खोद कर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनवाए गए थे। बाद में उसमें बहुत सारे चित्रकारी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं उनको चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। बहुत 1500 साल पुराना वो चित्र है और चूंकि वहाँ अंधेरा होता था तो मशाल की रोशनी में ही उसको बनाया गया है। खूब ये है कि उसमें जो रंग का उपयोग किया गया है बहुत ही चटक रंग है, आज भी वो फेड नहीं हुए हैं और नॉर्मली वो नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल प्लांट से और खनिज से बनाए हुए रंग हैं। तो वो चित्रकला का एक उत्कृष्टम उदाहरण है हमारे भारतीय इतिहास में। अब इसी चैप्टर में किताबों की दुनिया की बात की गई है। किताबों की दुनिया की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की कुछ किताबों की, फिर पुराणों की और उत्तर भारत की किताबों की बातें की गई हैं। दक्षिण भारत की किताबें जो खास करके संगम साहित्य के समय की किताबें हैं, शिल्पाधिकरण जिसको इलांगो ने लिखा था, वो एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है कोवलन की। कोवलन जिसकी पत्नी कर्नेगी थी, हालांकि वो कर्नेगी को उपेक्षित करके एक नर्तकी थी, उससे उसका लगाव हो गया था। लेकिन बाद में कुछ घटना इस तरह से होती है कि चूँकि कोवलन एक व्यापारी था, दूसरी जगह व्यापार करने जाता है और वहाँ राजा के द्वारा उसको मृत्युदंड दे दी जाती है और फिर कर्नेगी भी अपना प्राण त्याग देती है। तो कर्नेगी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो शिल्पाधिकरण में है। दूसरी जो मणिमेखलई है वो भी कोवलन और जो नर्तकी है उनकी जो उनसे जो पुत्री हुई थी उसकी कहानी है मणिमेखलई में, जिसको सतनार ने लिखा था। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं संगम साहित्य के, उसकी चर्चा इसमें की गई है, मणिमेखलई की और शिल्पाधिकरण की। दूसरी तरफ कालिदास के जो रचनाएं हैं, विज्ञान शकुंतलम या रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, वो भी बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, किताब माने जाते हैं भारतीय इतिहास को जानने में। फिर बहुत पुराणों की भी चर्चा की गई है जिनको माना यह जाता है कि गुप्त काल के समय में ही उनको पूर्णतः संकलित किया गया। उन पुराणों में देवी देवताओं के बारे में, जैसे विष्णु पुराण हुआ या और भी जो पुराण हैं, उनमें देवी देवताओं के बारे में तो चर्चा है ही,
कुछ राजाओं के बारे में भी चर्चा है, जैसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के जो राजा थे उनकी भी चर्चा पुराणों में की गई है। और ये पुराण जो है बड़े सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसको सामान्य लोग भी समझ सकते हैं, और खास करके स्त्रियां और शूद्र भी इसको सुनते थे। शायद माना यह गया कि वेद जो है वो स्त्रियों को और शूद्रों को नहीं पढ़ने दिया जाता था या सुनने दिया जाता था, तो पुराण को वो सुनते थे। मंदिर में जो पंडित होते थे वो इसका पाठ करते थे, और उसको वो सुनकर वो उस समय देवी देवताओं के बारे में या राजाओं के बारे में वो जानते थे। तो ये पुराणों की चर्चा हुई। इसके अलावे भी बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा इसमें की गई है। पुराणों के अलावा रामायण और महाभारत की कहानी की भी चर्चा है। महाभारत जो कि पूर्व वंश से जुड़ा हुआ है, कौरव पांडवों के युद्ध के बारे में उसमें बताया गया है। यह भी बताया गया है कि उसमें भगवत गीता जो है वो उसका एक अंग है, और भगवत गीता से किस तरह से भक्ति और कर्म योग की बात, कर्म मार्ग की बात की जाती है। रामायण जो कौशल के राजा थे भगवान राम, और किस तरह से सीता का हरण होता है और लंका के राजा रावण से युद्ध होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा कहानियां वगैरह भी कही जाती थी, उनको भी संकलित किया गया, जैसे जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र हैं, इन सब को संकलित किया गया, और बहुत जगह पेंटिंग के रूप में इनको उकेरित भी किया गया है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह भी देखा गया कि खास करके गुप्त काल में विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ किताबें लिखी गई, जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, और उसने गणित के बारे में और खगोल शास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। दिन और रात कैसे होते हैं, किस तरह से ग्रहण किस तरह से लगता है, और जो वृत्त की परिधि है उस परिधि को कैसे मापा जाएगा, और जो उन्होंने बताया था करीब करीब वही आज भी हम जानते हैं। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, जैसे शून्य पाई का वैल्यू, ये सारी चीज़ों को बताया है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम में फिर ब्रह्मदत्त हैं, वराह मिहिर हैं, भास्कराचार्य हैं, ये भी बड़े गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। इन लोगों ने भी बहुत सारे जानकारियाँ दी है, और खगोल विज्ञान के बारे में और गणित के बारे में इसकी रचना, इनके ग्रंथों की भी रचना उस काल में हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो उस समय के इतिहास को जानने में हमारी सहायता करते हैं। आयुर्वेद से जुड़े हुए कुछ लोग चरक और सुश्रुत की भी चर्चा इसमें की गई है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सारी चीज़ों की जानकारी इस चैप्टर में देने का प्रयास किया गया है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। अब जो मैं क्लास 6 का जो NCERT का चैप्टर्स पढ़ा रहा था उसमें इतने ही चैप्टर हैं, वो समाप्त हुआ। अब हम आगे क्लास 7 से में जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसके साथ आपके सामने आऊँगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो आप इसको देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन with a new chapter of class 7.